हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज यानी 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज की क्लास नंबर 5। यानी साथियों ये मॉक टेस्ट नंबर 5 होने वाला है। इस क्लास में साथियों क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखने वाले हैं। साथियों इस क्लास में जो क्वेश्चन है वह दिसंबर 2022 में जो सी टेट का एग्जाम हुआ था और दिसंबर 2021 में जो सी टेट का एग्जाम हुआ था, यानी साथियों जो ऑनलाइन मोड पर एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 121, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे वह कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद या जे कृष्णमूर्ति? बताइए साथियों, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो प्रकृतिवादी थे वह कौन थे? तो साथियों कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जो प्रकृतिवादी थे। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 122, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। वह यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? साथियों बात करें कोहल वर्ग की, तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया? साथियों इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और साथियों यदि आपने कोहल वर्ग का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम साथियों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथियों इसमें पूछा गया है कि एक बच्चा है वह तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें तो मैं यह आपके लिए करूंगा। तो ये साथियों सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण है या सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण है? बताइए साथियों जो बच्चे का तर्क है वह किसके अंतर्गत आएगा? साथियों जो बच्चे ने तर्क दिया है कि यह आप मेरे लिए करें मैं यह आपके लिए करूंगा, तो साथियों यह सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है वह अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक, खेल खेलने में क्या होता है? साथियों खेल खेलने में निपुण होता है। शैशवावस्था का बच्चा जो होता है तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा निगमनात्मक विचार में सक्षम होता है। बताइए साथियों कौन सा है जो सही मिलान है? किस अवस्था का बच्चा किस चीज में सही होता है, इसका सही मिलान कौन सा है? तो साथियों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होता है वह निगमनात्मक विचार नहीं कर सकता। शैशवावस्था का बच्चा जो है तर्क तो कर ही नहीं सकता, और बल्कि साथियों शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखना प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या अनुकरण प्रारंभ होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। बल्कि साथियों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होता है वह संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 124, उन कारकों में से एक है जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। साथियों उस निम्नलिखित जो कारक दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चे को प्रभावित करता है कि बच्चा कैसे सीखता है और आत्मसात करता है? पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया, नई जानकारी के माध्यम से हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना या उनका संशोधन करना, विचार में एक चरण से दूसरे चरण में जाना, नई सूचनाओं या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या साथियों विचारों का संशोधन करना। बताइए साथियों इसमें पूछा गया है क्या पूछा गया है साथियों इसमें कि उन कारकों में से एक है जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। इसमें साथियों आत्मसात की परिभाषा आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है घुमा फिरा के। साथियों पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह आत्मसात कहलाती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका डॉट डॉट की होती है? मूल्यांकन की, प्रशिक्षक की, व्याख्याता की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों जो सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण है इसके अनुसार जो अध्यापक की भूमिका है वह कैसी होती है? तो साथियों इसके अनुसार जो अध्यापक की भूमिका है वह एक प्रशिक्षक की होती है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता डॉट डॉट पर निर्भर करती है? संदर्भ पर,
बाह्य उद्दीपक पर, प्रशिक्षण पर या विकास के चरण पर? बताइए साथियों। जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके अनुसार जो नैतिक तार्किकता है वह किस पर निर्भर करती है? साथियों कोहल वर्ग के अनुसार जो आप सभी जानते हैं जो कोहल वर्ग महोदय हैं उन्होंने 3 चरण बताए हैं किसके? नैतिक विकास के। और 3 चरणों की इन्होंने 6 अवस्थाएं भी बताई हैं। इनके द्वारा बताए गए 3 चरण कौन कौन से हैं साथियों? तो पूर्व परंपरागत चरण। कौन साथियों? पूर्व परंपरागत चरण। दूसरा है साथियों परंपरागत चरण और तीसरा है साथियों उत्तर परंपरागत चरण। इन तीनों की साथियों 2-2 अवस्थाएं इन्होंने अलग अलग बताई हैं। साथियों जो कोहल वर्ग का मानना था कि नैतिक तार्किकता जो बच्चे की होती है वह विकास के चरण पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127। साथियों गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जा सकता है? माना नहीं साथियों, मापा जा सकता है या मापा जाता है। तार्किक बुद्धि को, स्थानिक बुद्धि को, मौखिक बुद्धि को या गतिक बुद्धि को? साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? साथियों हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया है। किसने साथियों? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया है और उसी सिद्धांत से यह क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने स्थानिक बुद्धि, मौखिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, संगीतमयी बुद्धि, भाषिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो साथियों जो गणित की समस्याओं को हल करके जिस बुद्धि का हम मापते हैं या मापन करते हैं वह होती है तार्किक बुद्धि, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रट कर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। बताइए साथियों मानसिक विकास से संबंधित विशेषता जो है वह कौन सी नहीं है? तो साथियों जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है यानी जो प्रचुर मात्रा में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वह साथियों एक मानसिक विकास से संबंधित विशेषता है, यानी ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। रट कर याद करने की प्रवृत्ति, साथियों जो मानसिक विकास से संबंधित है वह रट कर याद करने की प्रवृत्ति नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास से संबंधित साथियों रचनात्मक प्रवृत्ति भी होगी और सहयोगात्मक अभिवृत्ति भी होगी, परंतु रट कर याद करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। 128वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है? बताइए साथियों 6 या 7 वर्ष का जो बालक है वह दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ऐसा क्यों? वह क्यों नहीं होता दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य? क्योंकि साथियों जो बालक होता है इसमें क्या होता है? अहम केंद्रिता पाई जाती है। जो 6 से 7 वर्ष का बालक होगा उसमें अहम केंद्रिता पाई जाती है। उस अहम केंद्रिता के संबंध में पियाजे महोदय ने बताया है। तो साथियों अहम केंद्रिता क्या होती है? कि बालक स्वयं को ही सही मानता है, वह दूसरों को सही नहीं मानता, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? साथियों जो विद्यार्थी हैं उनको विद्यालय में खेल आखिर क्यों खेलने चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बताइए साथियों जो खेल है वह क्यों आवश्यक है विद्यार्थी जीवन में या विद्यार्थियों के लिए? क्योंकि साथियों यह जो है सहयोग की भावना, जो सहयोग सामाजिक गुण होता है, साथियों सहयोग जो होता है ये सामाजिक गुण होता है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों खेल के माध्यम से सहयोग की भावना बच्चे में आती है और साथियों शारीरिक संतुलन का भी विकास होता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है और उसमें साथियों खेल का मैदान या खेल से संबंधित कोई ऑप्शन हो, तो सामाजिक विकास से जो संबंधित है यदि क्वेश्चन तो उसमें खेल वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट ने बार बार पूछे हैं, मैं आपको आगे करवाऊंगा भी। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? किस वातावरण को साथियों? बौद्धिक वातावरण को, या यूं कहें कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? परिवार का वातावरण,
पास पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, बौद्धिक विकास या बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? साथियों, जो परिवार का वातावरण है यह बालक के बौद्धिक विकास या मानसिक विकास में या संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक प्रभाव डालता है। यदि साथियों परिवार का वातावरण जो है अच्छा होगा तो बच्चे का जो मानसिक विकास है यानी बौद्धिक विकास है वह एक अच्छे तरीके से होगा, परंतु यदि परिवार का वातावरण में लड़ाई झगड़े वाला वातावरण होगा तो बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा सही ढंग से। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? साथियों, किशोरावस्था किसमें से क्वेश्चन पूछा गया है? एक तंत्रीय विधि, अनुज्ञात्मक विधि, प्रजातांत्रिक विधि, नियंत्रणात्मक विधि। बताइए साथियों, किशोरा अवस्था कब से कब तक की अवस्था है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों, किशोरा अवस्था को गोल्डन ईयर किसने कहा है यह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए जो सर्वोत्तम हो? तो साथियों, प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक रूप से जब व्यवहार किया जाएगा किशोरों से तो वह विधि क्या होगी? सर्वोत्तम मानी जाएगी। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, यदि यह कहा जाए कि कक्षा 7 के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों का मंदबुद्धि होना, अभिभावकों की लापरवाही, अवरोध रहित नीति, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग। साथियों, ये सतह नहीं सतत है। बताइए, यदि यह कहा जाए कि कक्षा 7 के जो बच्चे हैं वह लिखना पढ़ना नहीं जानते तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? साथियों, जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो किया गया है उसमें असंवेदनशील उसका प्रयोग यानी सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों के भाषणों से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, प्रासंगिक साहित्य से या शिक्षक के अनुकरणीय व्यक्तित्व से। बताइए साथियों, विद्यार्थियों में अच्छे नैतिक मूल्यों की स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है? क्या साथियों भाषण देकर आप बच्चे में नैतिक गुणों की स्थापना कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं? साथियों, कुछ हद तक तो किए जा सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं किए जा सकते। क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या प्रासंगिक साहित्य से किया जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि साथियों, यदि शिक्षक का जो व्यवहार होगा वह अच्छे नैतिक मूल्यों वाला होगा तो बालक जो है उसके व्यक्तित्व का अनुकरण करके अच्छे नैतिक मूल्य सीख सकता है या बालक के अंदर या विद्यार्थी के अंदर अच्छे नैतिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है शिक्षक के अच्छे अनुकरणीय व्यवहार या व्यक्तित्व के द्वारा। साथियों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? साथियों, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वह साथियों किसकी अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत या कोठारी कमीशन के अंतर्गत या प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1988 के अंतर्गत। साथियों, बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो अभी साथियों आप सभी जानते हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। साथियों, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी किस समिति की सिफारिश पर आई थी? यदि आपसे पूछ ले तो साथियों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। साथियों, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर शुरू हुआ था। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, शिक्षक को नया उप विषय या पाठ प्रारंभ करना चाहिए शिक्षक को स्वयं के अनुभवों से, शिक्षार्थियों में उपलब्ध कुछ रुचियों से, विषय के अवलोकन से या विषय के महत्व की व्याख्या से। बताइए साथियों, आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं अपनी कक्षा में, आप क्या करना चाहते हैं? एक नया उप विषय प्रारंभ करना चाहते हैं, नया उप विषय या नया पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप
शुरुआत उसकी कहाँ से करेंगे? तो साथियों जो है आप उसकी शुरुआत क्या करेंगे? शिक्षार्थियों में उपलब्ध जो कुछ रुचियां हैं जिस पाठ को लेकर, जिस उप विषय को लेकर, उसी आधार पर आप करेंगे। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 137, एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान वह है जो शैक्षिक प्रशासन को समझता है और उसके सिद्धांतों का अक्षरशः लागू करता है, अनुशासनहीनता को सहन नहीं करता, लचीला रुख अपनाता है और मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूर्वक कार्य करता है, शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके कार्यकलापों में स्वतंत्रता देता है। बताइए साथियों, एक जो शैक्षिक संस्थान है उसका प्रधान, यानी साथियों एक विद्यालय का जो हेड मास्टर होता है यानी प्रधानाध्यापक होता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो साथियों जो प्रधानाध्यापक होगा उसका जो रुख होना चाहिए वह लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साथियों? लचीला होना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार उसको परिवर्तित वह कर सके और मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूर्वक कार्य करता हो, ऐसा प्रधान होना चाहिए। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 138, प्रगति के अनुवीक्षण का श्रेष्ठतम तरीका क्या है? वरिष्ठों द्वारा अनुवीक्षण, स्व अनुवीक्षण, सहकर्मियों द्वारा अनुवीक्षण या समाज द्वारा अनुवीक्षण? अनुवीक्षण का मतलब होता है साथियों मूल्यांकन, यानी प्रगति का जो मूल्यांकन है उसका जो है श्रेष्ठतम तरीका कौन सा हो जाएगा? साथियों जो स्व अनुवीक्षण है या स्व मूल्यांकन है इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 139, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 यानी साथियों आरटीआई, माफ करिएगा आरटीई जो है 2009 के अनुसार विद्यालय, साथियों आरटीई कब आई? यदि आपसे पूछ ले आरटीई कब लाया गया, तो साथियों आरटीई जो है ये 2009 में लाया गया। तो साथियों 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? यानी विद्यालय की जो विकास योजना है उसके निर्माण का दायित्व किसका है? विद्यालय मुख्य अध्यापक का, विद्यालय मुख्य, माफ करिएगा साथियों दोनों ऑप्शन सेम है, खंड शिक्षा अधिकारी का या समूह स्रोत व्यक्ति का? बताइए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व होगा साथियों? तो यह साथियों विद्यालय मुख्य अध्यापक का होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 140, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा जहां बच्चों की प्रवेश संख्या होगी 80 से कम, 100 से अधिक, 120 से अधिक या 130 से अधिक? बताइए साथियों कहां पर एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक यानी प्रधानाचार्य का पद उपलब्ध कराया जाएगा जहां साथियों विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो साथियों? वहां पर प्रधानाध्यापक होंगे जहां 100 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या हो, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, विद्यालय के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय है शिक्षकों की कार्य दक्षता का सतत अनुवीक्षण, मूल्यांकन को पूर्ण अनुदेशन समय में न करना, न फैलाना, मूल्यांकन को पूर्ण अनुदेशन समय में न फैलाना, बालक अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों का मूल्यांकन, अध्यापक को माता पिता और विद्यालय अधिकारी वर्ग के प्रति उत्तरदायी बनाना। बताइए साथियों विद्यालय में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है इसका जो है आशय क्या है? तो साथियों इसका आशय है बालक के अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों का मूल्यांकन, यानी साथियों बालक के अधिगम का मूल्यांकन, बालक की पाठचर्या का मूल्यांकन, बालक के सह पाठचर्या, यानी सभी चीजों का जो मूल्यांकन होता है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगी बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 के द्वारा? बताइए साथियों विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक कहां से लगाई गई? साथियों विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 के द्वारा लगाई गई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब शिक्षक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, विषय वस्तु समझने में बहुत सरल होती है, अध्यापक अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है, कक्ष क्रियाएं बच्चों के अपने अनुभवों से निकट संबंधित रखती हैं? बताइए साथियों
बच्चे कक्षा में अधिक रुचि कब लेंगे। तो साथियों जो बच्चे हैं वह कक्षा में अधिक रुचि तब लेंगे जब कक्षा कक्ष में जो क्रियाएं होंगी वह बच्चों के अनुभवों से संबंधित होंगी या उनके अनुभवों से बिल्कुल मिलती जुलती हो या जुड़ी हुई होंगी। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नांकित में से कौन सा पद अवधारणा निर्माण क्रम में पहले आता है। संक्षेपण, अनुभव, विभेदीकरण या सामान्यीकरण। बताइए साथियों निम्नांकित में से कौन सा पद है जो अवधारणा निर्माण के क्रम में सबसे पहले आता है। तो साथियों वह कौन सा पद है, अनुभव है। यानी जो सबसे पहला पद होगा अवधारणा निर्माण का वह अनुभव होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं। कानूनी अधिकार के, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव के कारण, लोकप्रियता और प्रभाव के कारण या प्रौढ़ता स्तर के कारण। बताइए साथियों विद्यार्थी जो हैं अपने शिक्षक को आदर मुख्य रूप से किस वजह से देते हैं। साथियों किस वजह से देते हैं, क्योंकि साथियों व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव का गुण अध्यापक में है, इसलिए आदर देते हैं विद्यार्थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, सामाजिक गतिशीलता किसे बढ़ावा नहीं देती। सुयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद, कल्याण एवं प्रसन्नता, अभिमान और वर्गदंभ या कुसमायोजन का उपचार। बताइए सामाजिक गतिशीलता जो है यह किसे बढ़ावा नहीं देती। तो साथियों जो सामाजिक गतिशीलता है यह अभिमान और वर्गदंभ को बढ़ावा नहीं देती। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए। बालक के पूर्व अनुभव और परीक्षा परिणाम पर, बालक की रुचियों, आकांक्षाएं और अन्य गुणों पर, अभिभावकों के धर्म, जाति और सामाजिक स्तर पर, अभिभावकों की आकांक्षाओं पर। बताइए साथियों शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए। तो साथियों अभिभावकों का क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या उनका सामाजिक स्तर है, इस पर कोई जोर नहीं दिया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व मापन सूचियां, वाक्य पूर्ति परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण या थेमेटिक अब्स्ट्रैक्शन टेस्ट। बताइए निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व मापन सूचियां। यह साथियों किसका परीक्षण नहीं है, व्यक्तित्व का प्रक्षेपण वाला परीक्षण नहीं है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 में स्थापित किए गए थे। समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु, प्रत्येक बालक को कक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता हेतु, अभिभावकों को बच्चों के अधिगम स्तरों की जानकारी देने हेतु, शिक्षकों का कार्यबोझ कम करने हेतु। बताइए साथियों जो न्यूनतम अधिगम स्तर है MLL इसकी स्थापना क्यों की गई थी। साथियों इसकी स्थापना समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु की गई थी। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, क्या प्रमुख कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों से वांछित शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते। शिक्षक कम संख्या में है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण कमजोर है, गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण नहीं हो रहा, बच्चे अभावग्रस्त परिवेश से आते हैं। बताइए सर्व शिक्षा अभियान जो साथियों वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित हो गया है, इनके अच्छे परिणाम, शैक्षिक अच्छे परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते, ऐसा क्यों। वांछित परिणाम साथियों, वांछित शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साथियों गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण नहीं हो पा रहा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।